स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। जैसा कि जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, हमारे चैनल को देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में बात कर रहे हैं। एक्टिव पैसिव मैंने शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको टिल द एंड एक एक चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से नियम लगते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से वर्ब लगते हैं, वर्ब की कंस्ट्रक्शन क्या होती है और किस प्रकार के सेंटेंस में हम किस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करेंगे, कन्वर्जन किस प्रकार से एक्टिव टू पैसिव करेंगे। तो जिसमें कि हम लोग ने कल सीखा था प्रेजेंट का और पास्ट का, आज हम सीखेंगे फ्यूचर का। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन कौन से वर्ब लगते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब इन दिस टेंस इज विल, शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि सब में होता चला आ रहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है इसमें। अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव है, राम विल राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखेगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय राम, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाएगा। अब आप देखिए विल तो उसका था ही, उसमें लिखा था विल प्लस बी प्लस रिटन, विल बी रिटन, ये क्या है, इंडेफिनिट है। सीता विल रीड बुक्स, सीता पुस्तक पढ़ेगी। बुक्स विल बी रेड बाय सीता, पुस्तकें सीता के द्वारा पढ़ी जाएंगी। मोहन विल हेल्प मी, मोहन मुझे मदद करेगा। आई शैल बी हेल्प बाय मोहन, मेरी मोहन के द्वारा मदद करी जाएगी। अब ये तो हो गया इंडेफिनिट। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट में हम इसको कैसे चेंज करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब इन दिस टेंस इज विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि बाकी सारे परफेक्ट में हुआ कि ऑक्सिलरी लगा उनका प्लस उनके संग बीन लगा, इसमें क्या लगेगा, हैव बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। राम विल हैव रिटन अ लेटर। अब हैव बीन क्यों लगेगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगता है, विल हैव एक संग लगता है। ये ऑक्सिलरी फ्यूचर परफेक्ट में लगती है विल और हैव, तो हम विल हैव के संग बीन और लगा देंगे पैसिव में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। सीता विल हैव रीड मैनी बुक्स, मैनी बुक्स विल हैव बीन read बाय सीता। मोहन विल हैव हेल्प्ड मी, आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय मोहन। अब ये सारे क्या हुआ कि विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चूंकि फ्यूचर परफेक्ट का अपना वर्ब है ही है, तो जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें उसके संग कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज भी तो लगानी पड़ेगी ना, कि जिससे पता चले कि हाँ ये एक्टिव नहीं पैसिव है, तो वो हम एक्स्ट्रा जो लगाएंगे वो हम बीन लगाएंगे। इसके बाद देखिए कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल इन फॉलोइंग टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वर्ब के जो 12 टेंसेस होते हैं, उन 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस की पैसिव नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उसके जो वर्ब्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी और प्रकार के टेंस को पैसिव बनाने में यूज हो चुके होते हैं। तो ऐसे में अगर हम इनके वर्ब यूज करने लगेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इन 4 को निकाल दिया गया है। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों निकल गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी निकल गया। अब आप पढ़िए, ये तो हो गए हमारे 8 के 8 वो टेंसेस जो 12 टेंसेस में से हमें 8 के बनेंगे, 4 के नहीं बनेंगे। अब देखिए कुछ और प्रकार के भी जो होते हैं वो सेंटेंसेस होते हैं, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं। सेंटेंसेस इन विच ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड विद फेनाइट वर्ब्स। ये सारे यानी कौन कौन से ये ऑक्सिलरीज हैं, ये एक तो आपकी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज में आपने पढ़े होंगे 2 प्रकार की ऑक्सिलरीज। एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है जिसमें क्या आता है, जिसमें आता है इज, आर, एम, वॉज, वर और विल, शैल। और दूसरी कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज के संग है, तो उसमें अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये हम इसके तहत सीखेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से इनका जो वो होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा। इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज एज इट इज रहेगी, जो भी ऑक्सिलरी लगा हुआ है एक्टिव में वही लगेगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बहुत ईजी है
कि मॉडल ऑक्सिलरीज अगर लगे हुए हैं तो उसके संग प्लस बी कर दिया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी जाती है। जैसे कि हम इसका वर्ब स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक्टिव, दे कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प बाय देम। दे कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प बाय देम। शी शुड हेल्प सीता, सीता शुड बी हेल्प बाय हर। अब देखिए कुछ नहीं किया, इसमें ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज जो थी वो रहने दी, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब रूल नंबर 7 क्या है, इन सम सेंटेंसेस वर्ब जैसे कि एम है, इज है, आर है, वॉज है, वर है, ये सब क्या कहलाते हैं, ये टू बी कहलाते हैं। इनको या तो हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इनको टू बी भी कहते हैं, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है टू बी। इज फॉलोड बाय हैज, हैव, हैड, विच आर फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव। अगर मान लीजिए इसमें कोई इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जो टू प्लस वर्ब होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटिव्स हो जाते हैं। वो किसका काम करने लगते हैं, फिर वो नाउन का काम करने लगते हैं। तो जब नाउन का काम करने लगे तो वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। while converting such sentences into the passive voice, to be and has, have, had are retained in the form appropriate of the subject। ये वैसे ही बने रहते हैं, चाहे ये is, are, am, was, were हो, चाहे has, have, had हो, ये सब्जेक्ट के अप्रोप्रिएट लगते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है इसमें ना, तो जो आपका सब्जेक्ट बना है आप उसके हिसाब से इनको एडजस्ट कर लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, टू बी प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब क्या होता है। अब इसमें क्या हो गया, वर्ब टू बी प्लस टू बी, उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए, और हैज, हैव और अगर हैड है तो ये लगेगा प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको आप एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। I am to help him, I am to help him, अब to be लगेगा। अब एक to be तो is है, to be प्लस to be आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा to be प्लस to be दो बार क्यों है। तो एक तो वो कहना चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम to be भी कहते हैं, और दूसरा हम एक to और be संग में लगा देंगे। तो he is to be helped by me, यानी I am to help him, मैं उसकी मदद करने के लिए हूं। जैसे कोई कह रहा है I am to help him, मैं उसकी मदद करने के लिए हूं। He is to be helped by me, यानी वो मेरे द्वारा मदद किया जाएगा। He is to be helped by me. She has to help me, she has to help me. I have to be helped by her, she has to help me, उसे मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर देखिए सेंस चेंज हो गया, she has to help me, उसे मेरी मदद करनी होगी। I have to be helped by her, मैं उसके द्वारा मेरी उसके द्वारा मदद की जाएगी। He was to bring you here, you were to be brought here by him। अब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं तो हम उनको किस प्रकार से चेंज करते हैं। अगला रूल 8 है, सम टाइम एन इंट्रांजिटिव वर्ब ज्वाइंड विद अ प्रपोजिशन डज वर्क एज ट्रांजिटिव वर्ब। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रपोजिशन लगी होती है किसके साथ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ सेंटेंस में। सेंटेंस यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ब आर कन्वर्टेड इनटू द पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रूल्स। इनको भी हम नॉर्मल रूल के तहत ही करते हैं, पर उसकी प्रपोजिशन उसके संग लगे रहने देते हैं। आप देखिएगा आपकी प्रोपोजिशन को हम हटाते नहीं है, प्रोपोजिशन उसके संग ही लगी रहती है। कीपिंग इन माइंड दैट द प्रोपोजिशन मस्ट बी रिटेन्ड विद द वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ वो प्रोपोजिशन अपनी जगह पे ही स्टैंड करती है। एग्जाम्पल, शी लुक्स आफ्टर हिम, यानी वो उसकी देखभाल करती है। ही इज लुक्ड आफ्टर बाय हर, यानी उसके द्वारा उसकी देखभाल करी जाती है। दे लाफ्ड एट हिम, वे उसके ऊपर हंसे। He was laughed at by them, यानी उन लोगों द्वारा उसके ऊपर हंसा गया। तो इसमें हमने प्रपोजिशन को वर्ब से अलग नहीं किया। अब 9th रूल क्या होता है, समटाइम्स सेंटेंसेस हैव टू ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एनिमेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि शी टीचर्स मी इंग्लिश, सॉरी शी टीचर्स मी ग्रामर। मी भी ऑब्जेक्ट है और ग्रामर भी ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें क्या का जवाब मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है,
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर है, और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हियर ग्रामर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड me is indirect object. While converting such sentences into passive voice, the indirect object should be used as a subject. तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम कुछ पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। भाई पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना बना के जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अधिकतर वो चीज होती है जो लिविंग होती है। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ करके पढ़िए, जब हम वर्ब पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको पढ़ाया था। तो ऐसे में क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही इसमें सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल क्या होता है, शी टीचर्स मी हिंदी, वो मुझे हिंदी पढ़ाती है, तो मी भी ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। हिंदी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एम टॉट हिंदी बाय हर, मैं हिंदी उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूं, मुझे हिंदी उसके द्वारा पढ़ाई जाती है। ये इसका एग्जैक्ट हुआ। दे गेव यू अ प्राइज, उन्होंने तुम्हें एक उपहार दिया। यू वर गिवन अ प्राइज बाय देम, उनके द्वारा तुम्हें एक प्राइज दिया गया। तो आई शैल गिव यू नेसेसरी हेल्प, यू विल बी गिवन नेसेसरी हेल्प बाय मी, मैं तुम्हें जरूरी सहायता दूंगा। यू विल बी गिवन नेसेसरी हेल्प बाय हिम, मेरे द्वारा जरूरी सहायता तुम्हें दी जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जनरली हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव बनाते समय। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी, अब देखिए इसमें एक्सेप्शन क्या है। सम टाइम हाउएवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, कभी कभी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी क्या करते हैं, हम उसे भी सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ही टीचर्स में हिंदी। अब देखिए सेम हमने इसीलिए लगाया ताकि आपको डिफरेंस समझने में आसानी रहे, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है समझने में आसानी रहे। इसीलिए देखिए मैंने जो एग्जाम्पल के पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बदले नहीं है, क्योंकि ये बहुत, जब एक सेंटेंस के तहत हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें बहुत आसान होता है उनको, उनकी सिमिलरिटीज को और उनके डिफरेंशिएट को तेजी से ग्रास्प करना। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इसीलिए आप देखिएगा कि मैं बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के नहीं आती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे जो होते हैं एग्जांपल्स वो सिमिलर होते हैं, और उसी में मैं बताती हूँ कि हमको क्या चेंज करना है और कैसे चेंज करना है। अब जैसे ही टीचर्स में हिंदी, आई एम टॉट हिंदी बाय हिम। अब इसमें क्या हुआ, ही टीचर्स में हिंदी, आई एम टॉट हिंदी बाय हिम, इसमें हमने क्या बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। लेकिन हमने दूसरे वाला देखिए, हिंदी इज टॉट टू मी बाय हिम, अब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी को आगे बना करके सब्जेक्ट बना दिया। तो किसी किसी में ये एक्सेप्शंस है, वैसे तो जनरली इनडायरेक्ट को ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट को भी वो बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आज के सेशन में कई चीजें मैंने आपको समझाई हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए और मुझसे कहिए कि मैं इस चीज को और ज्यादा क्लियर ढंग से कहूं। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजों को एक एक बड़े बारीकी से आपको समझाया है। अगर आपको इसमें जरा सी भी अपने एग्जाम्स में मदद मिलती है तो मुझको बड़ी खुशी होगी। और बच्चों, आप मेरा चैनल जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये ग्रामर्स की बारीकियां हम किस तरह से अपनी समझ सकते हैं और कैसे हम इनकी छोटी छोटी गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सीखो समझो विद शिल्पी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।